गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के सेशन में मैं आपको हमारे चैप्टर नंबर 4 पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के सेकेंड पोर्शन पे हम आ रहे हैं। लास्ट क्लास में फर्स्ट पोर्शन में मैंने आपको पावर सिस्टम के स्टेबिलिटी, उसके टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी, पावर एंगल कर्व, स्विंग इक्वेशन के बारे में बताया था। स्विंग इक्वेशन जो होता है वो हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने का एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है, जिसमें वो ये बताता है कि किसी भी एक्सेलरेटिंग पावर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा संबंध होता है। आज का हमारा जो सेशन है इसमें मैं आपको स्टेबिलिटी के सेकेंड पोर्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम किसी भी पावर सिस्टम के स्टेबिलिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी समझते हैं, जिसे हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताना या दर्शाना, ये हमारा इक्वल एरिया क्राइटेरिया के द्वारा ही हम करते हैं। तो किसी भी इक्वल एरिया क्राइटेरिया में जो हमारे दो या दो से अधिक जो मशीन आपन में सिंक्रोनिज्म रहते हैं, या कोई एक मशीन जो इनफाइनाइट बस से सिंक्रोनिज्म रहता है और उसमें जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होती है, उसके बारे में हम स्विंग इक्वेशन के अलावा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी समझते हैं या इक्वल एरिया क्राइटेरिया के द्वारा भी समझते हैं। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया जो है वो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये एक सिंपल सा हमारा सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिख रहा है कि हमारा जो एक जनरेटर है वो किसी इनफाइनाइट बस से कनेक्ट है। यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर में जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको हम ई एंगल डेल के द्वारा शो कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस वैल्यू को हम एक्सएल के द्वारा शो कर रहे हैं, और जो XD है वो ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस वैल्यू को बता रहा है। तो एक लॉस फ्री सिंक्रोनस जनरेटर है जो प्योरली रिएक्टिव ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी रिएक्टिव वैल्यू XL है, उसके द्वारा उससे कनेक्ट है। और यहाँ पर जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो कंटिन्यूअस सप्लाई आप दे रहा है आपके इनफाइनाइट बस को। तो यहाँ पे इनफाइनाइट बस की जो वोल्टेज वैल्यू है उसको हम V एंगल 0 डिग्री मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक इक्वेशन जनरेट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर का, कि लास्ट क्लास में हमने देखा था पावर एंगल कर्व के द्वारा कि कितना मैक्सिमम अमाउंट में आपका पावर ट्रांसफ़र होता है या कितना मैक्सिमम पावर इफेक्टिव पावर हमें मिलता है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो ट्रांसफर्ड हो रहा है वो PE = P max sin del है, जिसे PE = P max sin del है। यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको मैं यहाँ पर एक कर्व शो कर रहा हूँ। ये जो कर्व है वो आपका P और डेल के बीच में बन रहा है, पावर एंगल कर्व है ये यहाँ पर। और आपको ये कर्व में अलग अलग पोर्शन दिख रहे होंगे, अलग अलग एंगल, 0 से स्टार्ट होकर del 0, फिर del 1, फिर π/2, del 2 से पाई तक। मतलब हमारा जो कर्व है एक पॉजिटिव सेक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब 0 से पाई फर्स्ट हाफ की ओर जा रहा है। y एक्सिस पर हमने पावर को रखा है। यहाँ पर पावर एक स्टार्टिंग PS0, फिर PS1 और P max के द्वारा आपको अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक, तो माना कि शुरू में मैकेनिकल इनपुट, जिसे हम शाफ्ट पावर भी कहेंगे, का मान PS0 है। इनिशियल वैल्यू जो हम मान रहे हैं किसी भी जनरेटर के इनपुट पावर का है, जिसे हम शाफ्ट पावर भी कहेंगे, उसे हम PS0 के द्वारा बता रहे हैं। इस PS0 का जो मान है वो आपको कर्व में कहाँ पे दिख रहा है? लोड एंगल del 0 पर। तो यहाँ पर आपको PS0 और del 0 पर एक पॉइंट कट हो रहा है। जिस पॉइंट पर PS0 और del 0 मिल रहे हैं वो पॉइंट हमारा कर्व पर A के द्वारा दर्शाया जा रहा है। A पॉइंट जो है वो उस कर्व पर जहाँ पर आपका शाफ्ट पावर PS0 और जिस डिग्री पर हमारा शाफ्ट पावर जनरेट हो रहा है del 0, वो दोनों पॉइंट A पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सडनली जैसे ही हम मैकेनिकल इनपुट पावर का मान बढ़ाते हैं, जैसे ही हम अपने इनपुट पावर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, हमारा जो मान है वो PS0 से हटकर कहाँ पर पहुँच जाता है?
PS1 पर पहुंच जाता है। और ये जो PS1 है हमें एक नए लोड एंगल पर मिलता है जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं, del 1। तो ये PS1 और del 1 जिस पॉइंट पर आपस में आकर मिल रहे हैं उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल b के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही पावर इंक्रीज किया हम PS0 से PS1 की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ पे जो पावर में बढ़ोतरी हो रही है, जो पावर में इंक्रीमेंट हमें दिख रहा है, उसे हम किसके द्वारा बता रहे हैं, PS1 माइनस PS0। और यहाँ पर जैसे आप पावर को इंक्रीमेंट कर रहे हो, पावर की जो बढ़ोतरी कर रहे हो, जिससे रोटर की ओर ज़्यादा जैसे ही आपने पावर बढ़ाया, आपका जो रोटर है सिंक्रोनस मशीन का, वो भी ज़्यादा एक्सेलरेट करने लगेगा। तो रोटर के ज़्यादा एक्सेलरेशन होने के कारण वह सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करेगा। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमने इनिशियल पावर जो शाफ्ट पावर था उसमें वैल्यू को बढ़ाकर जैसे ही हम PS1 पे गए, ये मैक्सिमम इनपुट पावर कहलाएगा आपका। तो वहाँ पर जो सिंक्रोनस मशीन का रोटर है वो उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा और उसकी जो एक्सेलरेशन वैल्यू है वो सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट होगा, जिससे कि लोड एंगल का मान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये लोड एंगल जो बढ़कर कहाँ पे पहुँच जाएगा, आपका ओवर शूटिंग पॉइंट M पर। हम पॉइंट B पर देख रहे थे कि हमारा मैक्सिमम जो पावर है PS1 और लोड एंगल del 1 का पॉइंट मिल रहा था B, लेकिन इस पावर के कारण जो रोटर है वो तेज़ी से एक्सेलरेट करने लगेगा और इसके ज़्यादा एक्सेलरेशन, सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से रोटर के एक्सेलरेशन होने के कारण जो लोड एंगल है वो आपका पहुंच जाएगा पॉइंट M पर, जिसे हम क्या कहेंगे, ओवर शूटिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। जब लोड एंगल का मान del 1 से ज़्यादा होगा तो रोटर में आपका डिक्रीज़ होगा, रोटर स्पीड डिक्रीज़ होगा, अवमंदन आएगा उसमें। चूँकि पावर ट्रांसफ़र जो बस बार में हो रहा है, आपका जैसे ही लोड एंगल का मान आपने del 1 से बढ़ाया तो आपके जो रोटर की स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, उसमें अवमंदन आने लगेगा, उसकी वैल्यू, रोटर स्पीड की वैल्यू कम होने लगेगी। अब चूंकि जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपके सिंक्रोनस जनरेटर से इनफाइनाइट बस पर हो रहा है, तो इस कारण जो इनपुट पावर है PS1 जो है वो उसका मान ज़्यादा होगा, उसके मान से ज़्यादा होगा जो जनरेटर के द्वारा प्रोडक्शन पावर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट पावर PS1 से वो ज़्यादा होगा तो रोटर में अवमंदन होकर पॉइंट C पर पहुँचेगा। अब चूँकि पावर की वैल्यू जनरेटर में जो है वो PS1 से ज़्यादा है और यहाँ पर जो ओवर शूटिंग पॉइंट है M, उसके कारण उसमें आप क्या देखेंगे कि वो डिक्रीज़ होकर पॉइंट C पर आ रहा है। ये पॉइंट C पे क्यों आ रहा है, क्योंकि रोटर की जो स्पीड है उसमें भी क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हमें दिख रहा है, उसमें अवमंदन आ रहा है और इस अवमंदन के कारण जो कर्व है, जो पॉइंट M था, वो घिसक कर कहाँ पर आ जाएगा, आपके पॉइंट C पर पहुँच जाएगा, जहाँ से ये पुनः सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगेगा और जिसे रोटर विपरीत दिशा में स्विंग करेगा। मतलब यहाँ पर पहुंचकर वो फिर से सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, लेकिन अब जो रोटर जो है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पहले वो इंक्रीज की ओर बढ़ रहा था, अब वो डिक्रीज की तरफ आने लगेगा। ठीक है, जहाँ से पुनः सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगेगा, जिससे रोटर विपरीत दिशा में स्विंग करने लगेगा और लोड एंगल की वैल्यू क्या है, घटने लगेगी। जब तक तो लोड एंगल की वैल्यू आपका तब तक घटते रहेगा जब तक कि वो del 0 पर ना पहुंच जाए, और जैसे ही वो del 0 पर पहुंचेगा पुनः रोटर की स्पीड वहां से इनपुट पावर की वैल्यू बढ़ेगी, रोटर स्पीड फिर से बढ़ेगा और वो फिर से आपके पॉइंट B से होते हुए ओवर शूटिंग पॉइंट पर चला जाएगा। तो ये जो क्रम है, ये जो साइकिल है, ये कंटिन्यूअस रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो इस कंटिन्यूअस साइकिल और इस प्रोसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो साइकिल है वो कंटिन्यूअस बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटते जाता है। तो यहाँ पे हम अपने जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा न्यूमेरिक फॉर्म में समझाते हुए यहाँ पे बताते हैं कि d del by dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/m इंटीग्रेशन del 0 to del 2 PA d del। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है उसकी जो रेंज है, उसका जो लिमिट है वो क्या है, आपका del 0 से लेकर del 2 तक है। और यहाँ पर
2/m हम कर रहे हैं, मतलब ये क्या है आपका, ये एक इक्वेशन है फॉर स्टेबिलिटी के लिए आपका डी डेल बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो ये जो डेल 0 से डेल 2 है इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक भाग कहला रहा है आपका डेल 0 से डेल 1 पी ए बाई डी डेल, और दूसरा कहला रहा है माइनस डेल 1 से डेल 2 पी ए डी डैश। तो यहाँ पे पी ए डी डैश जो है मतलब आपका डेल 0 से डेल 1 ये एरिया ए को बता रहा है, और डेल 1 से डेल 2 तक एरिया A2 को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A1 इज इक्वल्स टू माइनस A2। तो यहाँ पे A1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका इंटीग्रेशन डेल 0 से डेल 1 पी ए डी डेल, मतलब ये पॉजिटिव और एक्सेलरेटिंग एरिया को शो कर रहा है। और उसी प्रकार से A2 किसको बता रहा है, डेल 1 से डेल 2 लिमिट में पी ए डी डेल जो निगेटिव और डी एक्सेलरेटिंग एरिया को बता रहा है। तो यदि आपको इक्वल एरिया क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछता है, तो यदि आपको इक्वल एरिया क्राइटेरिया पूछ रहा है तो आपको इस तरीके से उसके स्टेटमेंट को लिखते हुए सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर इस ग्राफ को बनाने के बाद एक्सप्लेन करना है और उसके इस न्यूमेरिक वैल्यू को लिखना है। जब तक आप a इज इक्वल्स टू माइनस A2 नहीं करेंगे तब तक आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया प्रूफ नहीं होगा। ठीक, अब हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता आप सभी जानते हैं, विश्वसनीय रिलायबल जो हर चीज़ आप लेने जाते हैं तो आप उसको जांचते पर रखते हैं कि वह विश्वसनीय है कि नहीं, दोस्त भी बनाते हैं तो विश्वसनीय है कि नहीं। उसी प्रकार से रिलायबिलिटी जो विश्वसनीयता है वो किसी भी पावर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, इम्पॉर्टेंट वर्ड भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म भी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि विश्वसनीयता इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की वह विशेषता है जिसमें उपभोक्ता को बिना किसी बाधा के सप्लाई मिलती रहे। मतलब ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हमें जो कंटिन्यूअस सप्लाई जो मिल रही है उसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, हमें कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहनी चाहिए। तो ये हमारा एक विश्वास होना चाहिए किसी भी सिस्टम पे, किसी भी पावर सिस्टम के लिए। तो विश्वसनीयता इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की वह विशेषता है जिसमें उपभोक्ता को बिना किसी बाधा के सप्लाई मिलती रहे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सिस्टम में लगे सभी कंपोनेंट एवं इक्विपमेंट के रख रखाव एवं मेंटेनेंस पर होने वाले व्यय पर विचार करना आवश्यक होता है। मतलब विश्वसनीयता यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताती है कि हमें कोई किसी भी चीज़ की अगर लगातार आपूर्ति करनी है तो उस सिस्टम से जुड़े हर सेक्शन, हर भाग, हर पार्ट इक्विपमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, उनका मेंटेनेंस होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी चीज़ की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो उसमें समय के साथ कोई ना कोई फॉल्ट आता जाएगा और फॉल्ट आने के कारण आपका जो सिस्टम है वो इंटरप्ट होगा, उसमें कमियां आएंगी और आपकी जो आपूर्ति है वो भी बाधित होगी और सिस्टम की विश्वसनीयता भी वहां पर खराब होगी। तो इसी कारण किसी भी सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उसके सिस्टम में लगे सभी कंपोनेंट एवं इक्विपमेंट के रख रखाव एवं मेंटेनेंस पर होने वाले व्यय पर विचार करना आवश्यक होता है। लोड डिमांड की इमरजेंसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए जनरेशन सेंटर में स्टैटिकली रिजर्व्ड कैपेसिटी, जिसे हम स्थैतिक रूप से आरक्षित क्षमता का संयंत्र भी है कहा जाता है। तो इस कारण रिलायबल पावर सिस्टम के लिए कुल पावर कैपेसिटी जो जनरेशन सेंटर में इंस्टॉल्ड है वह ईयरली मैक्सिमम लोड के मान से कुछ अधिक होता है। तो लोड डिमांड की इमरजेंसी अवस्था में पूरा करने के लिए जनरेशन सेंटर में स्टैटिकली रिजर्व्ड कैपेसिटी, जिसे हम स्थैतिक रूप से आरक्षित क्षमता का संयंत्र रखा जाता है। इस प्रकार रिलायबल पावर सिस्टम के लिए कुल पावर कैपेसिटी जो जनरेशन सेंटर के में इंस्टॉल्ड है वह ईयरली मैक्सिमम लोड के मान से कुछ अधिक होती है। मतलब क्या होता है कि पावर प्लांट अपनी रिलायबिलिटी बनाने के लिए लोड डिमांड को पूरा करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में अगर लोड डिमांड बढ़ जाता है तो उसको फुलफिल करने के लिए जनरेशन सेंटर में एक स्टैटिकली रिजर्व्ड कैपेसिटी, जिसे हम स्थैतिक रूप से आरक्षित क्षमता
बोलते हैं का संयंत्र लगा के रखा जाता है। इस प्रकार रिलायबल पावर सिस्टम के लिए कुल पावर कैपेसिटी जो जनरेशन सेंटर में इंस्टॉल्ड होती है वह ईयरली मैक्सिमम लोड के मान से कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक रखा जाता है कि इमरजेंसी में यदि आपका कभी भी लोड डिमांड बढ़ जाता है, लोड की रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसको जो हमारा संयंत्र है, हमारा जो प्लांट है, वो उसको फुलफिल कर सके। तो किसी भी रिलायबिलिटी, किसी भी पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी को बनाए रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो भी संसाधन वहाँ पर उपलब्ध है, उन सभी का प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए और रिज़र्व कैपेसिटी बनाकर रखी जाए। तो किसी भी विद्युत शक्ति प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर जो कारक हैं 5 प्रकार के, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारक है आरक्षित क्षमता, रिजर्व्ड कैपेसिटी। तो हर पावर प्लांट अपने पास ईयरली मैक्सिमम लोड के अकॉर्डिंग्स कुछ न कुछ प्रतिशत का रिजर्व कैपेसिटी मेंटेन करके रखता है, ताकि यदि इमरजेंसी में कभी लोड की रिक्वायरमेंट हो जाती है या एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको फुलफिल कर सके। दूसरा है ऑपरेटेड रिजर्व कैपेसिटी। तीसरा है स्पिनिंग रिजर्व कैपेसिटी। चौथा है इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि 2 या 2 से अधिक संयंत्र या जो प्लांट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि वो उनके द्वारा किसी भी प्रकार के एडिशनल लोड को डिवाइड कर सकें, उसको शेयर कर सकें और किसी भी प्रकार का लोड किसी प्लांट पर पड़ने नहीं देते हैं। पांचवा है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, मतलब सिस्टम में किस प्रकार का फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसको रिजॉल्व करना। और छठवां है आपका रिंग मेंस के द्वारा आप मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी विथ डिफरेंट मेथड्स, मतलब किसी भी पावर प्लांट की क्षमता को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अलग अलग प्रकार की विधियों के द्वारा। तो सबसे पहला है कुल आरक्षित क्षमता को बढ़ाने पर, मतलब हमारे पावर प्लांट की जो भी रिजर्व्ड कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, उसकी क्षमता को बढ़ाना। दूसरा, नज़दीक के पावर सिस्टम के साथ इंटरकनेक्शन करना, मतलब जो भी पावर प्लांट या हमारा संयंत्र हैं उसके अगल बगल के जो भी प्लांट्स या संयंत्र हैं उनके साथ आपस में इंटरकनेक्शन करना। तीसरा है सिस्टम को सेंटर ऑपरेशन एवं अनुसरण द्वारा करना। चौथा है फॉल्ट को स्वतः ज्ञात करके सुधारना। पांचवा है बड़ी ट्रांसफार्मर के स्थान पर अनेकों ट्रांसफार्मर का उपयोग करना, मतलब एक बड़े ट्रांसफार्मर को लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसकी जगह पर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, मैनी नंबर्स ऑफ छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को लगाएं, ताकि आपकी जो रिलायबिलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट है आपका उपकरणों के आधुनिकीकरण के द्वारा, मतलब जब पावर प्लांट डिज़ाइन किया गया होगा, बना होगा, उस समय के जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो समय के साथ पुराने होते जा रहे हैं और लेटेस्ट इक्विपमेंट भी डेवलप्ड होते जा रहे हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, नए उपकरणों को लगाना, उनका आधुनिकीकरण करना भी। फिर नेक्स्ट है मशीन एवं उपकरणों को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, मतलब समय समय पर आपके जो भी मशीन लगे हैं, जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, ओवर ऑयलिंग करना, उनमें किसी प्रकार का अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसे ठीक करना, अगर पार्ट्स या मशीन ख़राब हैं तो उनको चेंज करना। और नेक्स्ट है समानांतर लाइनों के द्वारा, मतलब हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस के द्वारा भी अपने किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का, रिलायबिलिटी। तो इस प्रकार से हमने अपने पावर सिस्टम के जो हमारा चौथा चैप्टर था पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, उसमें हमने पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में जाना कि स्टेबिलिटी क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, फिर स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है, पावर एंगल कर्व क्या है। पावर एंगल कर्व के द्वारा हमने ये ज्ञात किया कि अधिकतम स्टेडी स्टेट पे कितना हम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमें क्या मिला, P = P max sin del। साथ ही हमने यहाँ पे एक पावर एंगल डायग्राम भी देखा हमारा, जो पावर और
पावर एंगल के बीच में खींचा गया था। इसका फर्स्ट हाफ जो होता है 0 से 180 डिग्री वो जनरेटर एक्शन को बताता है और 80 से 360 डिग्री आपके मोटर एक्शन को बताता है। उसके बाद हमने स्विंग इक्वेशन देखा। स्विंग इक्वेशन में हम किसी भी पावर सिस्टम में जो मशीन लगे हैं उस मशीन की स्थायित्व को हम स्विंग इक्वेशन के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे जो स्विंग इक्वेशन हमें मिलता है वो एक्सेलरेशन पावर और एंगुलर एक्सेलरेशन के मध्य संबंध को दर्शाता है। फिर है आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरिया के द्वारा भी हम किसी भी पावर सिस्टम में लगे मशीनों को, दो या दो से अधिक मशीन कनेक्ट है या कोई सिंक्रोनस मशीन आपके ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट है, तो उनके बीच की स्टेबिलिटी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा शो करते हैं। और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम इक्वली एरिया में ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है कि नहीं। यदि आपके एरिया इक्वल हो जाते हैं आपस में तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता है, नहीं तो अनस्टेबल है तो उसे स्टेबल करने की कोशिश की जाती है। आखिरी टॉपिक था हमारा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। किसी भी सिस्टम की विश्वसनीयता वहाँ पर उसके द्वारा प्रदान किए गए सप्लाई सिस्टम पर निर्भर करता है कि वो बिना इंटरप्शन के कंटिन्यूअस उपभोक्ता को या जो डिमांड को पूरा करते रहे। उसके लिए क्या क्या उसको प्रभावित करने वाले कारक हमने देखा। साथ ही अलग अलग मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से अपनी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा। तो कुल मिला के हमारा आज जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल चैप्टर में सब्जेक्ट में जो चौथा चैप्टर था पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी, वो आज ख़त्म होती है। इस होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी से तो आप ट्यूटोरियल क्लास में अपने डाउट्स को बताइए और जो भी डाउट है उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। आपको इस चैप्टर के नोट्स जो हैं मैं भेज दूँगा और भी कोई अगर डाउट है तो आप मैसेज कीजिए और हम उस पर डिस्कस करेंगे। पर आपको ट्यूटोरियल क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर लोड फ्लो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि लोड फ्लो एनालिसिस में किस प्रकार कितने बस होते हैं, वो किस प्रकार काम करता है और उसका उपयोग पावर सिस्टम में क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।